हाँ सभी गुड बच्चे। मॉर्निंग मैम। कौन है ये? सोनाक्षी। एक ये लेट आने वाले बच्चे मिस नहीं करेंगे, या तो आप टाइम से आ जाया करो, ज्वाइन किया करो। लेट ज्वाइन करते हैं और क्लास डिस्टर्ब करते हैं, चिल्लाते रहते थे। सुन रहे हो? सभी बच्चे सुन लीजिए। एक तो लेट क्लास ज्वाइन करेंगे और फिर चिल्लाते रहेंगे। सभी बच्चे पुस्तक अपने साथ ले लीजिए और पाठ नंबर 2, आज की क्लास में हम पाठ नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? बचपन। पाठ का नाम है बचपन। और इसके पाठ की जो है बचपन पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। तो इस पाठ को जो है मैं आपको समझा देती हूँ। इस पाठ में वैसे तो पढ़ लिया मॉर्निंग था मैम। आपने, हाँ, फिर दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं ना। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो यहाँ पर जो लेखिका है कृष्णा सोबती, वो अपने बचपन के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया कि उनके समय में वो कैसे वस्त्र पहनती थी, खाने पीने की कौन सी चीजें जो है उनकी किस प्रकार की उनकी हुआ करती थी, और आजकल जो है आपके समय में वो कौन सी चीजें कैसे उनका स्वरूप बदल गया है। और लेखिका अपने बचपन में जो है उनका बचपन में कौन कौन सी चीजें होती थी, कैसे वो कौन कौन सी चीजें खाने की पहनने की सब में, और आपके जो वर्तमान समय में कितना बदलाव आ गया उसके बारे में भी लेखिका ने इस पाठ में बताया है। तो देखिए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं हम। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो लेखिका अपने बचपन की, खुद के बचपन की जो है उसके बारे में लेखिका बता रही है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग दीदी कहकर ही पुकारते थे। तो यहाँ पर जो है लेखिका कह रही है कि आप लोगों से, बच्चों से जो है उनकी उम्र क्या है, वो इतनी बड़ी है, उनसे आयु उनकी इतनी अधिक है, वो आपकी दादी की उम्र की भी हो सकती है, आपकी नानी की उम्र की भी हो सकती है, या कोई आपकी बड़ी बुआ, बड़ी मौसी। लेकिन उनके परिवार में, लेखिका के परिवार में जो है, उनके परिवार के सभी लोग लेखिका को दीदी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लेखिका जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी जा रही है तो कहती हैं कि अब मैं खुद को अब बहुत उम्र में क्या है, अधिक सयान अर्थात और समझदार में अपने आप को महसूस करने लगी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी गुड काफी मॉर्निंग बदलाव आए मैम। हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। तो यहाँ पर जो है लेखिका बता रही हैं कि उम्र के साथ साथ उनका जो पहनावे का तरीका है उसमें भी काफी बदलाव आया है। क्या? जब पहले क्या है, वो रंग बिरंगे कपड़े लेखिका को पसंद हुआ करते थे। पहले लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ऐसे रंग लेखिका को पसंद थे। लेकिन अब जैसे जैसे उनकी उम्र अधिक होती जा रही है तो उनका ऐसा मन करता है कि वो हल्के और सफेद रंग के कपड़े पहने, गहरे नहीं, गहरे रंग के अब उनको पसंद नहीं है, अब कुछ हल्के रंग के वो कपड़े पहनना चाहती है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है, पहले फ्रॉक, स्नीकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो अपने पहनावे के बारे में यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि पहले जो है लेखिका किस प्रकार के जो है उनकी जो ड्रेस थी और कैसे कैसे कपड़े वो पहना करती। बचपन के कुछ फ्रॉक तो अब तक लेखिका को याद है, जो अपने बचपन में जो लेखिका ने कैसे कैसे फ्रॉक पहने थे वो अभी तक उनके बारे में लेखिका को याद भी है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो ये अपने समय के बचपन के बारे में लेखिका बता रही है। जब लेखिका के बचपन में फ्रॉक के ऊपर जो है उनके जेब में रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था। लेमन कलर का या बड़े प्लेटों वाला
गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी है। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो ये इनके जो सर्दियों के वस्त्र थे वो कैसे पहनती थी उसके बारे में भी बताया है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें, अब लेखिका बता रही है कि उनके बचपन में उनको कौन कौन से काम जो है खुद करने पड़ते थे। तो लेखिका ने बताया है कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते और वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही। तो लेखिका ने क्या बताया कि बचपन में जो है वो अपने खुद के मोजे खुद ही धोया करती थी और उनके घर में हालांकि नौकर नौकरानी हुआ करते थे उस समय भी काम करने के लिए, लेकिन बिल्कुल सख्त मनाही थी नौकरों से उनके जूते मोजे धुलवाने की। जो लेखिका अपने मोजे खुद ही धोते थे। और ये कब काम करते थे, इसके लिए कौन सा समय जो है उनको एक दिन दिया गया था, कौन सा? बच्चे इतवार, हम सब बच्चे, उनके परिवार के और भी जो बच्चे थे, तो हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, मतलब जो रविवार है ना, रविवार की सुबह से ही बच्चों का ये काम प्रारंभ हो जाता था। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। मोजे धो लेते, जूते धो लेते, उसके बाद क्या करते थे, उनको जूतों को धोने के बाद सुखाकर फिर पॉलिश करके उनको वो चमकाया करते थे। जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। और जो जूते क्या है, जूते पर पॉलिश कर ली और पॉलिश के बाद उनको कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो जो है उनके जूते और भी अधिक चमकने लगते। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया कि उनकी बचपन की जो आदत थी, बचपन से उस काम को उन्होंने किया था, तो आज उनकी उम्र अधिक होने के बाद भी वो काम उनको, जो जूते पॉलिश करने का काम आज भी उनको पसंद है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो अब लेखिका कह रही कि अब आज के समय में तो बहुत अलग अलग तरह तरह के जूते, अनेक प्रकार के जो है जूते आ चुके हैं, लेकिन और जो जूते आते हैं वो अधिक मुलायम होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन लेखिका के समय में जो जूते आते थे वो अब की तुलना में उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। जब उनको नए जूते मिलते थे लेखिका को, तो क्या करते थे, उनके साथ ही वो उनके जो छाले हैं उनका इलाज शुरू कर देते थे। कैसे? जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। लंबी सैर अर्थात बहुत अधिक दूरी तक वो घूमने के लिए जाते थे, है ना। जब घूमने के लिए जाते थे तो क्या करते थे, अपने पास रुई जरूर रखते थे, क्योंकि जब नए जूते पहनेंगे, और नए जूते जो है उस समय थोड़े उनका वो हार्ड हुआ करते थे, इतने जैसे आज इतने मुलायम आते वैसे नहीं हुआ करते थे। तो नए जूते पहने 2-4 दिन क्या है उनसे छाले हो जाते थे, पैर में इतने हार्ड होते थे। इसलिए लेखिका ने कहा है कि उनका नए जूते मिलते थे तभी उनके साथ छालों का इलाज अपने साथ ही शुरू कर देते थे। कैसे? रुई रखते थे अपने साथ। क्या करते थे, रुई रखते थे, तो जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, और रुई रखते थे, जो जब पहनते थे जूते तो उसके अंदर वो रुई रखते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका करें कि आज के जो बच्चे हैं उनका बचपन और लेखिका का जो बचपन है उसमें बहुत सी चीजों में बदलाव आया है, बहुत सी चीजें बदली हैं और बहुत अंतर जो है हो चुका है। हर एक चीज में जो है अंतर दिखाई देता है। हम नहीं, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। और एक लेखिका को अपने बचपन में उनका ये था कि उनके घर में जो है सभी बच्चे जो है शनिवार को या तो ऑलिव ऑयल पीते थे या वो कैस्टर ऑयल उन्हें पीना पड़ता है। यह एक बहुत ही मुश्किल काम था उनके लिए। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, जैसे शनिवार को सुबह हुई तभी से उनको ये जो तेल पीना पड़ता था उसकी गंध उनकी आने प्रारंभ हो जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते और उन्हें देखते ही मिटने लगता। उनके छोटे छोटे कांच के गिलास हुआ करते थे और उस पर निशान भी थे कि इतनी मात्रा में जो है इनको पीना ही। लेकिन मितली जैसे जैसे उल्टी का जैसे भी होता है वैसा उनका हो जाता था, क्योंकि उसका स्वाद अच्छा नहीं होता होगा।
मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका कह रही है कि आज जो है उनको ये महसूस होता है कि यदि वो शनिवार को जो ऐसा जो उनको ऑयल जो तेल पीना पड़ता था, यदि वो नहीं भी पीते तो ज्यादा कोई उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, सेहत उनकी उनके बिना पिए भी अच्छी रह सकती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। तो लेखिका कह रही है कि लेखिका के समय से लेकर अब तक जो आज आप लोगों का जो समय है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे बदलाव आए हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि लेखिका के समय में जो है उनके बचपन के जो बच्चे थे उनकी उस समय की रुचियां अलग हुआ करती थी, जो हॉबी जिसको आप बोलते हैं, रुचियां अलग हुआ करती थी, और आजकल के बच्चों की रुचियां जो है अलग है। क्योंकि पहले बच्चे जैसे मान लीजिए खेलने के लिए जो है ये आज आज के जैसे आप जैसे कंप्यूटर में गेम वगैरह खेलते हो तो वैसे तो हुआ नहीं करते थे। बच्चे सब बाहर जाकर खेल के मैदान में या घर के आंगन में गली मोहल्लों में जहाँ भी जगह मिलती थी वहां इकट्ठे होके बच्चे ग्रुप में खेलते थे। और आज के जैसे नहीं था कि टीवी देखना, मोबाइल वगैरह में गेम खेलना, ऐसा समय नहीं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ही ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं। जैसे उतने पुराने समय की बात है जब घरों में रेडियो और टेलीविजन भी नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। तो लेखिका अपने बचपन में कुल्फी खाया करती थी और आज के बच्चे आप लोग क्या खाते हो, आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं। तो कचौड़ी समोसा तो अब भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है पेटीज भी मिलती है। उसके साथ जो इसका जो बदला हुआ रूप है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। तो इनके समय में जो है सहतूत, फालसे और खसखस आदि के शरबत जो है शरबत ही प्रचलन में थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये बहुत सारे कोक और पेप्सी ये सब भी अब चल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो जानते ही हो आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग ज्यादा जानते हो बल्कि, है ना। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। तो उस समय जो है ये पेप्सी मिरिंडा वगैरह ये सब कुछ नहीं मिलती थी और अलग तरह का जो है शीतल पेय पदार्थ मिला करता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली। तो शिमला और नई दिल्ली जैसे शहरों में जो बच्चे रहते थे उनको यहाँ ये रेस्टोरेंट के नाम बताए गए हैं, उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री ये सब उनको खाना अच्छा लगता। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। 1 मिनट रुकिए बच्चों। तो यहाँ पर फिर लेखिका बता रही हैं कि उन के जो भी भाई बहन थे उनके परिवार में सब उनकी ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल, ये मॉल का नाम बताया गया है, उससे ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड तो आप लोग जानते हैं, ब्राउन ब्राउन ब्रेड लाने की का काम जो है बच्चों को ही सौंपा जाता है। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन पाऊंगी। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि जो मॉल है वो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं हुआ करता था, नजदीकी था, इसलिए। और वहां पर जो भी जिस दुकान में जो काउंटर थी वहां पर पेस्ट्री चॉकलेट अनेक प्रकार की जो है रंग बिरंगी और अलग अलग तरह की हुआ करती थी। तो उनकी खुशबू वहां जाते थे बच्चों को, तो उनकी खुशबू से ही बच्चों को क्या है खाने का लालच आता था उनके मन में। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट। और लेखिका के जो है बचपन में ही क्या है, हफ्ते में एक बार, सप्ताह में जो है एक बार ही वो लोग चॉकलेट खरीद सकते थे। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। तो लेखिका बता रही है कि उनके घर में जो भी भाई बहन थे या वो जो बच्चे थे उनकी उम्र के छोटे बड़े, तो उन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा स्टॉक जो है चॉकलेट का लेखिका के पास ही हुआ करता था। इसका कारण भी उन्होंने बताया, मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती
और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। तो घर लौटकर क्या है, लेखिका क्या करती थी, जो भी चॉकलेट जब खरीदते थे, एक मिनट रुकिए बच्चों, है ना, एक मिनट। हाँ हाँ सही। हाँ आगे देखिए बच्चों। तो लेखिका जो है, लेखिका ने बताया कि उनके घर के जितने भी बच्चे थे या जो भी भाई बहन थे, उनमें सबसे ज्यादा स्टॉक चॉकलेट का लेखिका के पास ही हुआ करता था। क्यों, इसका कारण भी उन्होंने बताया है। क्या था कि लेखिका जो है चॉकलेट लेकर जैसे ही खरीदी, तो उसी समय कभी भी खड़े खड़े वो वहां लेकर उसे नहीं खाती थी, और घर लेकर आती थी अपनी चॉकलेट और उसे साइड बोर्ड पर रख देती थी। उसके बाद जो है रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर लेखिका मजा ले लेकर आराम से धीरे धीरे चॉकलेट को खाया करती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। तो यहाँ पर काफल जो है, इसके बारे में बताया गया है कि शिमला के जो फल थे काफल नाम का, तो वो खट्टे मीठे जो चीज है उनको वो भी बहुत अच्छी लगती थी। कुछ एकदम लाल हुआ करते थे, कुछ गुलाबी, रस भरी, कस्मर, सोच कर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज थी, मतलब गजब की चीज बच्चों को जो अच्छी लगती है उसे फिर आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण भी उनके बचपन में, लेखिका के बचपन में ये सब चीजें वो बहुत खाते थे। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और अभी भी नजर आती है। एक मिनट रुकिए, आवाज आ रही है बाहर से। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस समय जो है बच्चे, और उनके समय में बचपन में जो है चना जोर गरम ये सब जो है उस पर एक गाना भी बना था, और ये गाने को सभी बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को ये याद भी। आगे देखिए, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। कुछ बच्चों को तेज मसाला खाने की आदत थी, तो चने के जो है उसमें वो पुड़िया में तेज मसाला उस पर डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती है। जो चने उस समय उतने मिला करते थे उनको कि जो है पूरा गिरजा मैदान में वो घूम घूम कर खाते थे, तब तक उनके वो चने पूरे खत्म होते थे। चना एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार कि एक एक, जैसे जैसे एक एक कदम उठाते थे उसके साथ एक एक दो दो चने वो खाते जाते थे और घूमते रहते। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। तो लेखिका ने और अपने बचपन के बारे में बताया कि शिमला रिज पर भी उन्होंने बहुत मजे किए हैं, जैसे घोड़ों की सवारी की, घोड़ों की सवारी करने का उनको मौका मिला है। और लेखिका ने साथ ही साथ ये भी बताया है कि शिमला के हर एक बच्चे को अपने जीवन में घोड़े की सवारी करने का अवसर जरूर मिल जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझ करके समझते थे। लेखिका ने अपने बचपन में बताया कि बच्चों को उतनी समझ नहीं होती है, इसलिए जो है वो कह रही हैं कि हम जो है घोड़ों को क्या करते थे, हम बच्चे जो हैं घोड़ों को बच्चों की तुलना में कहीं कम समझते थे, और कम समझ कर क्या उन पर हंसा भी करते थे। ननिहाल
ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर करें। तो लेखिका यहाँ पर कह रही है कि उनके ननिहाल के जो घोड़े थे बहुत ही सुंदर हुआ करते थे और बहुत ही हष्ट पुष्ट, मतलब अच्छे मोटे ताजा हुआ करते थे। लेकिन लेखिका ने कहा कि उनके बारे में फिर कभी बताएंगे वो। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे। तो आगे फिर लेखिका ने और बताया कि उनका जो संध्या का समय था वो कैसे गुजरता था बच्चों का, उनके बचपन का। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उनको मिला करते थे, उनसे खेलते थे वो, और सामने ही उनके जाखू का पहाड़ था, ऊंचा चर्च भी था एक, और चर्च की घंटियां जब बजती तो उसकी आवाज जो है दूर दूर तक वहां पर सुनाई पड़ती थी। और ऐसे लगता था मानो उस चर्च की घंटियों की आवाज को सुनकर कि इस संगीत के द्वारा जो प्रभु यीशु हैं वो कुछ कहना चाहते थे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। ये संध्या के समय का वर्णन है कि सामने जो है उनके आकाश सूर्यास्त को वो देखते थे, और गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती। तो ये संध्या के समय का वर्णन है। तो ये तो आप लोग भी जानते हो, जब सूर्य अस्त होता है तो धीरे धीरे पहले थोड़ा कम अंधेरा होता है, फिर धीरे धीरे जो है अंधकार घना होता जाता है, और जैसे ही घना अंधकार हुआ तो रोशनी जो है लाइट सब जलना शुरू हो जाती है। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। तो जैसे ही संध्या हुई और संध्या के बाद थोड़ा और अंधेरा हुआ तो दुकान मॉल सबकी लाइट जल जाती है, और जो रंग बिरंगी जो लाइट है वो चमकती थी, तो वो चमकती हुई जो रंग बिरंगी रोशनी थी वो बहुत अच्छी लगती। और ये साथ ही साथ ये एक जगह का नाम भी बताया, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो कुछ जगह जो है शहरों में ऐसे हुआ करते हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे मुख्य मुख्य जो प्रसिद्ध जगह होती है, तो वहां पर फिर लोग शाम के समय घूमने जाते हैं, तो वहां पर बहुत भीड़ भाड़ भी होती है। सर्वा स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। फिर आगे लेखिका बता रही हैं कि जो स्कैंडल पॉइंट था उसके सामने ही उस समय उनके समय में एक दुकान हुआ करती थी, और उस दुकान के सामने एक शोरूम था, और शोरूम में ही शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बनाकर वहां पर रखा हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, इसकी पटरियां भी थी, छोटे छोटे जो है रेल के डिब्बे भी थे। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और लाल रंग की टीन का एक स्टेशन भी वहां पर बनाया गया था, और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। सिग्नल भी बनाया गया था, थोड़ी थोड़ी दूर पर खंबे भी बनाए गए थे, और के बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुरंगें भी बनाई गई। तो ये मॉडल सब बनाया गया था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही। तो लेखिका बता रही है कि उनके समय में जो है सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वही हुआ करती। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, और उस समय जो है हवाई जहाज देखने का अवसर भी उनको मिलता था लेखिका को। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, और दिल्ली में जब जैसे ही हवाई जहाज की उड़ने की आवाज जब सुनते थे बच्चे तो अपने घरों से बाहर निकलते थे, और घरों से बाहर निकलकर जो है उनको देखा करते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। जब नीचे धरती पर से जब बच्चे देखते थे उस हवाई जहाज को आसमान में उड़ रहा है, वो इतनी तेज गति के साथ आवाज उसकी सुनाई देती, दिखाई भी देता, लेकिन बच्चों को वो कैसा दिखता था आसमान में, मानो एक भारी भरकम बहुत बड़ा सा जो पक्षी है वो पंख फैलाकर आकाश में उड़े जा रहा है, ऐसा वो बच्चों को नीचे धरती पर से देखने से नजर आता है। यह देखो और वह गायब, यह देखो और वह गायब, मतलब जैसे ही बच्चे निकलते तो थोड़ी देर में उसकी तो जो आप लोग भी जानते हैं स्पीड बहुत तेज होती है, गति जो है बहुत तेज होती है, वो क्या है थोड़ी ही दूर में जैसे तो बच्चे यहाँ देखते और थोड़ी देर में पलक झपकते ही उनको बहुत आगे भी दिखाई देता है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं मिलती। आगे लेखिका ने बताया है कि जो उनकी बचपन की जो यादगार चीजें हैं उनमें से एक
गाड़ी का मॉडल तो है ही, उसके साथ साथ एक और ऐसी दुकान है जो उसके बारे में लेखिका अभी भी नहीं भूली है, अब तक नहीं भूली है। वह है जहां मेरा पहला, क्या है कौन है ये बीच में, हाँ वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था, वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज। तो लेखिका जो दूसरी दुकान की जो बात कर रही है, जिसे अभी तक वो नहीं भूली है, वो उनके चश्मे की दुकान की वो बात करती है। और यहाँ जो है लेखिका का पहला चश्मा बना था इस दुकान पर, और उस समय जो है आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, तो अब लेखिका को जो है, वैसे उस समय की जो बात है, तो उस समय बच्चों को उतने अधिक चश्मा नहीं लगा करते थे। यदि किसी एक दो दो चार बच्चों को मुश्किल से लग भी जाए तो ये बड़े आश्चर्य की बात उस समय हुआ करती थी। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, तो शुरू शुरू में उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती हूँ, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जैसे ही लेखिका को चश्मा लगा, सभी छोटे बड़े जो है बड़े आश्चर्य से लेखिका की तरफ देखा करते थे और पूछते थे उनसे कि आंखों में कोई परेशानी है क्या, इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया, दूध पिया करो। और फिर लेखिका जो है ऐसे कहने वालों को डॉक्टर का कहा हुआ जो कथन है वो दोहरा देती कि डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े समय यदि पहनेंगे तो चश्मा क्या है उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। कि डॉक्टर ने तो कहा था, उनको भरोसा दिलाया था, लेकिन जो चश्मा लगा तो उसके बाद अभी तक नहीं उतरा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। फिर आगे लेखिका कह रही है जो चश्मा लगने का कारण है, उसका कारण भी खुद ही लेखिका ही है, इसकी जिम्मेदार खुद लेखिका है। क्यों? जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या। तो जो सूरज की प्राकृतिक रोशनी है उसको छोड़कर यदि टेबल लैंप के सामने ही काम करेंगे, ज्यादा समय तक बैठेंगे, लगातार ज्यादा समय तक काम करेंगे, तब क्या होगा। तो लेखिका ने इसका कारण भी बताया। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। पहली बार जो है लेखिका ने चश्मा लगाया तो उनके एक चचेरे भाई जो है वो, तो बच्चों की तो आदत होती है थोड़ा एक दूसरे को छेड़ने की, कुछ बोलने की। तो लेखिका के एक चचेरे भाई थे, उन्होंने भी जो है लेखिका को बचपन में चश्मा लगाने पर वो छेड़ते थे। और छेड़ते हुए क्या कहते थे, देखिए, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर। तो इस प्रकार से जो है वो बनाकर जो है चश्मे से जो संबंधित पंक्तियां वो कुछ बनाकर बोलते हैं, क्योंकि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर, ऐसे कहकर उनको चलाते थे। मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर से बुरा नहीं। लेखिका को तो पहले तो अच्छा नहीं लगा, लेखिका चिढ़ गई थी, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि ये जो कहा गया है ये सही बात है, गलत तो नहीं है। वह जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती ही देखती रही। लेखिका के जब भाई चले गए तो कह रही है कि इसके बाद खुद शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है लेखिका, तो अपना चेहरा देखती है, बार बार चश्मा पहनती है, कभी उतारती है, कभी। तो इस प्रकार से कई बार इस प्रक्रिया को दोहराती है। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो खुद ही दोहराती है कि क्या उनकी जो सूरत है लंगूर की जैसी है। फिर पहले नहीं नहीं, फिर हाँ हाँ वो कहती है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तो लेखिका अपने बचपन की बात यहाँ पर कर रही है, कह रही थी उस समय जो है पुराने समय की बात रही थी उनके बचपन की, लेकिन अब तो जैसे उनके साथ इसकी आदत उनको पड़ गई। जब कभी उतरा हुआ है होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। और अब स्थिति ऐसी है कि जब लेखिका चश्मा उतार देती है तो उनको अपना चेहरा खाली खाली लगता है, क्योंकि इसकी आदत पड़ चुकी है, अब उन्हें बुरा नहीं लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में
सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हैं। तो शिमला में जो है सिर पर टोपियां लोग पहनते हैं। तो वही बात लेखिका भी कह रही है कि वो उन्हें भी, लेखिका को भी अपने सिर पर जो है टोपी पहनना पसंद था। हाँ, लेखिका ने कई रंगों की टोपियां भी अपने साथ इकट्ठी की थी। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। तो हिमाचली टोपियां जो है बहुत सुंदर और रंग बिरंगी अच्छी हुआ करती हैं। तो लेखिका ने जो है इनका संग्रह जो बहुत सारी इकट्ठी कर ली, तो उसके बारे में भी बताओ। तो ये लेखिका ने बच्चों इस पाठ में बताया है कि उनके बचपन के समय कौन कौन सी चीजें कैसी हुआ करती थी, पहनने के तो कपड़े और खाने पीने की चीजें, और जब उनको कौन कौन से जो है दुकान मॉडल, ट्रेन का मॉडल कौन सी दुकान पर रखा था, और कौन कौन से काम उनको बचपन में करने पड़ते थे। इसके अलावा उनका जो जब पहला चश्मा लगा उसके बारे में, और कैसे रंग बिरंगी टोपियां लेकर इकट्ठी करती थी, ऐसे अनेक चीजों के बारे में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में इस पाठ में बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम देखते हैं ना। यस मैम। यस मैम। हाँ बच्चों, एक मिनट। यस मैम। थैंक यू मैम फॉर मैम। हाँ, इस पर आधारित जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, वो मौखिक डिस्कस करेंगे हम।